स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, रोज की तरह आज हम हमारी एनसीईआरटी साइंस की डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। आप जानते हैं कि स्टडी IQ पे हमारी एनसीईआरटी की डिस्कशन चल रही है, जहां पे मैं हर रोज आपसे मिलता हूं और हम लोग एनसीईआरटी साइंस से एक चैप्टर की डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे हमारी सीरीज में मैं आपके साथ 6th, 7th और 8th की जो साइंस एनसीईआरटी है उनका चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कशन कर रहा हूँ। ऑलरेडी छठी कक्षा की एनसीईआरटी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। 7th की अभी हमारी डिस्कशन चल रही है और आगे हम लोग 8th एनसीईआरटी का डिस्कशन भी करने वाले हैं। तो 7वीं कक्षा में ऑलमोस्ट खत्म करने को हम लोग आ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अलग अलग चैप्टर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इतने सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं 1 to 17। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछली बार हम लोगों ने फॉरेस्ट के बारे में बात की थी। हम लोगों ने बात की थी कैसे जंगल यानी कि अरण्य, फॉरेस्ट हमारी लाइफलाइन है, कैसे अलग अलग सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है, कैसे फॉरेस्ट हमारे लिए एक हैबिटेट है, कैसे फॉरेस्ट हमारे लिए एक इकोनॉमी का एक सूत्र बनता है। हम लोग मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स दोनों का भी उपयोग करते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट अलग अलग सर्विसेज को भी प्रोवाइड करता है, ये भी हम लोगों ने बात की थी, ये हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया था, आपको याद होगा, करेक्ट। और आज हम लोग 7वीं कक्षा की आखिरी चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, वेस्ट वाटर स्टोरी को समझने वाले हैं, राइट। पानी ऑलरेडी हम लोग जानते हैं बहुत जरूरी है हमारे लिए, पानी भी हमारी लाइफलाइन है ही। पानी के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं चैप्टर 16 में भी, कितना प्रीशियस रिसोर्स है। तो आज हम लोग बात करते हैं इस प्रीशियस रिसोर्स को हम लोग कैसे रीयूज कर सकते हैं, कैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होती है, उसके बारे में हमारी डिस्कशन होने वाली है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, बट बिफोर दैट ध्यान रखना है सभी लोगों को, आप अगर यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो जरूरी होगा ही होगा। अगर आप किसी जानकार को जानते हैं जो यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, आकांक्षी है, तो उन्हें भी इस चीज के बारे में बताइएगा, क्योंकि स्टडी IQ का पहला लॉन्ग टर्म बैच 1 फॉर 2025 इसकी शुरुआत हो रही है 5 मार्च से। सो 5 मार्च 2023 से इस बैच की शुरुआत हो रही है। यहाँ पे 2024-2025 में तो क्लासेस चलेंगे चलेंगे। टोटली 1,500 घंटों की आपकी लाइव क्लासेस शेड्यूल की गई है। एक शेड्यूल आपका बना हुआ है, उस शेड्यूल को कंटिन्यूसली हम लोग फॉलो करेंगे और आपका कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके अलावा ये जो हमारा प्रोग्राम है काफी कॉम्प्रिहेंसिव है और काफी अफोर्डेबल है, क्योंकि इतने प्राइस में आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। कंप्लीट सिलेबस कवरेज, हर एक मॉड्यूल समाप्त होने के बाद टेस्टिंग होगी आपकी, और हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच है, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ में चलती है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, MCQ सॉल्यूशन होगी, एक मेंटर आपके साथ रहेंगे, 1-on-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी, ग्रुप मेंटरशिप आपको मिलेगी। तो सारी चीजें, एवरीथिंग इंक्लूडेड इन दिस इटसेल्फ। सबसे ज्यादा डिस्काउंट के लिए डू यूज माय कोड राहुल लाइव। ऑलराइट, तो मिलते हैं क्लास में। चलिए आज की टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज का हमारा टॉपिक है वेस्ट वाटर स्टोरी। कि जो वेस्ट वाटर है इसकी क्या कहानी है। देखिए, रोजमर्रा की लाइफ में हम लोग पानी इस्तेमाल करते हैं, राइट। पीने के लिए तो पानी इस्तेमाल करते ही करते हैं, लेकिन पानी हम लोग बहुत सारे दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे सुबह उठते ब्रश करना है, यार पानी चाहिए, राइट, उसके लिए आपको चाहिए। फेस वॉश करने के लिए आपको पानी चाहिए, दाढ़ी बना रहे हैं आपको पानी की जरूरत पड़ेगी, नहाने के लिए आप पानी इस्तेमाल करोगे, बर्तन धोने के लिए पानी इस्तेमाल, कपड़े धोने के लिए पानी इस्तेमाल, राइट। बहुत सी चीजों के लिए आप पानी इस्तेमाल करते हो। जब ये पानी यूज हो जाएगा तो उसके बाद ये पानी जा कहाँ रहा है। आपने देखा होगा कि भैया सर ये तो सिंक में जा रहा है ना, भैया ये सिंक में जा रहा है, तो सिंक में चला गया तो कहाँ चला गया, चलो नाले में चला गया। अब क्या आपने कभी सोचा है कि ये नाले से कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है इस पानी का। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने बात की हुई है, पानी हमारे लिए एक बहुत बड़ी लाइफलाइन है। पानी की जरूरत सभी के लिए है। इनफैक्ट हम लोग अपने चैप्टर 16 में क्या बात की थी, हम लोग जल है तो कल है, अगर जल नहीं है तो हमारा कल भी खतरे में आ जाएगा। इसीलिए हम लोग वाटर कंजर्वेशन डे या फिर वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं मार्च 22 तारीख को। इसके अलावा हर एक व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र ने बताया 50 लीटर पर पर्सन पर डे जरूरत होती है। तो अगर घर में 5 लोग हैं, अंदाजे में 5 लोग हैं, तो हर एक इंसान को कम से कम 250 लीटर, हर एक घर के लिए 250 लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी। 50 × 5 250 लीटर्स पर फैमिली पर डे। तो ये जो 250 लीटर है जो इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है, जा कहाँ रहा है। अब देखिए, इसीलिए हम लोग ये भी एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि वाटर तो जा रहा है वेस्ट, लेकिन पानी जो हमारे यहाँ पे अर्थ में है
उसकी यूटिलिटी यानी कि जितना पानी है, बहुत सारा पानी आपको ओशन में मिल जाएगा। इट इज इन ओशन। जो पानी इस्तेमाल हमें करना है, फ्रेश वाटर जो पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो रोजमर्रा की लाइफ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो पानी हमारे यहाँ पे कितना है? बहुत ही कम पानी है, सरफेस वाटर ग्राउंड वाटर मिला के। उसमें फ्रेश वाटर सोर्स आपका बहुत सारा ग्लेशियर में फंसा हुआ, यानी कि फ्रेश वाटर का सोर्स हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2.5% का है, जिसमें से अंडरग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर, यानी कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिवर्स का पानी, लेक्स का पानी, पॉन्ड्स का पानी, नेचुरल रिसोर्सेस। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी बनाया हुआ है, ये हम लोगों ने बात की थी राइट, कि भैया हम लोगों ने बांध बनाए, डैम्स बनाए, बड़े बड़े डैम्स बनाए, हम लोगों ने कुएं बनाए, हम लोगों ने ट्यूबवेल, बोरवेल बनाए। इसके अलावा म्युनिसिपल सर्विसेज आती है, जहां पे भी डैम है वहां से वाटर सर्विसेज, बड़े बड़े पानी के टंकी आपने बनाए हैं, डैम से पानी की टंकी में पहुंचा, पानी की टंकी से आपके घर तक नल पहुंचता है। तो ये आपने देखा कि हर रोज सर मुझे तो पानी आ रहा है, नल का पानी आ रहा है, तो नल का पानी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ राइट, ब्रश करने के लिए, नहाने के लिए, सभी चीजों के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो उसके बाद तो पानी में करूंगा क्या सर? पानी चला जाएगा कहाँ पे? नाले में चला जा रहा है। तो भैया नाले में चला गया, तो उस पानी का होता क्या है, उस पानी को कहते क्या है, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस? क्या वो पानी डायरेक्टली जाकर फिर से समंदर में मिल जाएगा? क्या वो दूसरी नदी में मिल जाएगा? क्या वो लेक्स में मिल जाएगा? या फिर हम उसको करते क्या है? इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले। देखिए, पहले तो लोग काफी कम थे राइट, पहले पॉपुलेशन कम थी, तो सुएज ट्रीटमेंट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये क्यों नहीं पड़ती थी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा जरूर। लेकिन जनरली जो हमारा वेस्ट वाटर होता है, उस वेस्ट वाटर को टर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं सुएज। सुएज ये इंग्लिश टर्म है। अब जैसे हिंदी में अगर पूछो आप, तो गंदा पानी या फिर मैला हुआ पानी, मल पानी जो कहते हैं ना, गंदा पानी, मल पानी, मल जिसको कहते हैं शॉर्ट में मल, सुएज उसको कहते हैं। अब सुएज में क्या होता है, जैसे हमारी रोजमर्रा की लाइफ में घरों से, इंडस्ट्री से, हॉस्पिटल से, ऑफिस से जो पानी निकलता है, या फिर एक्स्ट्रा जो बारिश का पानी है, वो भी पानी आपका स्टॉर्म होकर कहाँ पे जा रहा है? इसी ड्रेन में जा रहा है। आपने देखा बहुत ज्यादा बारिश हुई, एक कई बार रोड ब्लॉक हो जाते हैं, रोड ब्लॉक होने पे वो नाला खोल देते हैं, नाली में पानी चला गया, तो पानी कहीं जा रहा है। इस पानी को कहीं पे कलेक्ट करके हम लोग ट्रीट भी करते हैं, और इसी चीज को कहते हैं सुएज ट्रीटमेंट। सुएज ट्रीटमेंट मतलब जो गंदा पानी बन रहा है या फिर जो गंदा पानी तैयार हो रहा है, इस पानी को अगर ऐसे ही हम लोग डायरेक्टली किसी नदी में छोड़ देंगे, किसी तालाब में छोड़ देंगे, तो भैया वो नदी गंदी हो जाएगी, वो नदी प्रदूषित हो जाएगी, वो तालाब प्रदूषित हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम से यूट्रोफिकेशन, ये हम सारी चीज जानते हैं। इसीलिए हम लोग करते क्या है, ये जो गंदा पानी होता है, मल पानी होता है या फिर सुएज जो होता है, इसको हम लोग ट्रीट करते हैं। इसके अंदर से जो भी गंदगी होती है, उस गंदगी को हम लोग हटा देते हैं। उसके बाद या तो इस पानी को हम लोग सीधे सीधे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में डाल देते हैं, यानी कि तालाब में, पॉन्ड में, नदी में छोड़ देते हैं ट्रीटमेंट करने के बाद। क्योंकि ट्रीटमेंट करने से पहले अगर हम लोगों ने ऐसे छोड़ दिया तो प्रदूषण, इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले इस ट्रीटमेंट जब नहीं करते थे तो नदियों में प्रदूषण होने का न्यूज आपने सुना होगा कि गंगा में प्रदूषण, यमुना में प्रदूषण, बहुत जगह पे वाटर पोल्यूशन हो रहा है, मछलियां मर रही है, पानी का क्वालिटी खराब हो रहा है राइट, या फिर अंडरग्राउंड पानी का क्वालिटी भी खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करोगे, ऐसे ही पानी को छोड़ दोगे, तो पोल्यूशन हो जाएगा। या तो आप इसको डायरेक्टली एनवायरनमेंट छोड़ सकते हो, या फिर आप इसको रीयूज कर सकते हो। अब रीयूज कैसे करेंगे? देखिए, पीने के लिए रीयूज कर रहे हैं, उसके लिए तो बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए, दूसरी इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए हम लोग रीयूज जरूर कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने एस्टैब्लिश क्या किया? सबसे पहले एस्टैब्लिश किया कि पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारी लाइफलाइन है। फ्रेश वाटर की सोर्सेस ऑलरेडी हमारे पास काफी कम है, तो फ्रेश वाटर को हमें बचाने की जरूरत है, इसीलिए वाटर को हमें रीयूज करना चाहिए। यानी कि जो भी हमारा गंदा पानी है, मल पानी, इसको भी रीयूज करने की जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें से जो गंदगी है, उस गंदगी को मैं हटाऊंगा कैसे? क्योंकि गंदगी को हटाना है तो सबसे पहले मुझे गंदगी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जो गंदा पानी है उसके अंदर क्या क्या गंदगी है? आपके पास ऑर्गेनिक इंप्यूरिटी है। अब ये ऑर्गेनिक इंप्यूरिटी का क्या क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनिक इंप्यूरिटी को आप जानते हो कि इसको हम लोग चाहिए तो डिकम्पोज कर सकते हैं, है ना। इसको अगर चाहिए तो आप डिकम्पोज कर सकते हो। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है कि आप इसको छोटे छोटे सिंपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक कर सकते हो। डिकम्पोजिशन के लिए आप बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर सकते हो, फंगाई का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऑर्गेनिक मटेरियल कैसा होता है? ह्यूमन फेसिस यानी कि ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट जैसे कि गोबर या फिर यूरिया, आप
आप एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स इस्तेमाल करते हो, वेस्ट वेजिटेबल्स, वेस्ट फ्रूट, जैसे तरबूज खा लिया और तरबूज के ऊपर वाली चीज कहाँ चली गई, चलिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पानी में चली गई, वेस्ट हो गया ना, तो इस तरह की चीजें। इसके अलावा इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज भी होती है, इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज जैसे कि आपके नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, दूसरे मेटल्स एटसेट्रा, या फिर आपके न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं इसमें जो आपने इस्तेमाल नहीं किए, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एटसेट्रा। इसके अंदर बहुत सारी बैक्टीरिया भी होगा, बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स, बैक्टीरिया, दूसरे ऑर्गेनिम्स होंगे, जैसे कि कॉलेरा फैलाने वाले बैक्टीरिया हो गए, या फिर आपको साल्मोनेला टाइफी जिससे कि टाइफॉइड हो सकता है, ये सारी चीजें। इसके अलावा अलग अलग माइक्रोब जैसे कि डिसेंट्री कॉज करने वाले प्रोटोजोआ, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी है क्योंकि ये गंदा पानी ही है, राइट, तो इसके अंदर बहुत सारी गंदगी। अब सवाल ये उठता है कि इस गंदगी को हम लोग क्लियर कैसे करेंगे, इस गंदगी को मुझे हटाना है, हाउ एम आई गोइंग टू ट्रीट इट। अब सबसे पहले मुझे ट्रीट करना है, इसका मतलब है मुझे पानी को कहीं ना कहीं दिशा देनी है, उसको कलेक्ट करना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सर सुबह तो मैं उठता हूं, सुबह मैंने ब्रश कर लिया, मैंने नहा लिया, बर्तन धो लिए, कपड़े धो लिए, सारा पानी कहाँ चला गया, सारा पानी उस ड्रेन से चला गया नाले में। क्या आपने कभी सोचा है कि वो नाले से पानी कहाँ जाता है? देखिए किसी भी सिटी में आपने देखा होगा, या तो आपकी ओपन नाले बने होंगे या फिर आपके अंडरग्राउंड सुएज बने होंगे, इसको कहते हैं अंडरग्राउंड सुअर्स। अंडरग्राउंड सुअर्स यानी कि जो आपके घर से पानी निकल रहा है, अस्पताल से पानी निकल रहा है, ऑफिस से पानी निकल रहा है, अच्छा पानी नहीं, गंदा पानी जो नाले में से निकल रहा है, वो इसमें चला जाएगा और कनेक्शन रहेगी, है ना, एक घर से कनेक्शन, दूसरे घर से कनेक्शन, इससे आप सुअर कनेक्शन दोगे, यानी कि अंडरग्राउंड सुअर से यहां से आप सिटी के बाहर लेकर जाओगे, सिटी के बाहर एक जगह कलेक्ट हो जाएगा। अगर बहुत बड़ी सिटी है तो मल्टीपल स्पॉट्स पे भी कलेक्शन होता है, मल्टीपल ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लगाए जाते हैं, तो पानी निकल के आएगा, एक जगह पे आप पानी की कलेक्शन करोगे। और आप जानते हो कि कई बार क्या होता है, पानी के साथ जो गंदगी आती है, जैसे रोड पे गंदगी है या फिर आपके नालों में गंदगी पड़ी हो, प्लास्टिक पड़े हुए हैं, कुछ पेपर पड़ा हुआ है या फिर कुछ गंदगी पड़ी हो, जिसकी वजह से कई बार ये ब्लॉक हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये दिया क्यों है, ये दिया हुआ है, इनको कहते हैं मैनहोल्स। आपने देखा होगा कि हर 50-60 मीटर 100 मीटर में एक एक मैनहोल दिया जाता है, क्यों? ताकि भैया नाला ब्लॉक तो नहीं हुआ, इसलिए नाले को ओपन करना है। इसीलिए आपने देखा होगा जैसे स्पेशली अभी आप देखना, ऑब्जर्व करना, जैसे बारिश का सीजन आने वाला होता है, बारिश के सीजन से पहले म्युनिसिपैलिटी क्या करती है, डीसिल्टिंग करती है। इसके अंदर जो मिट्टी फंसी हुई रहती है, मिट्टी को हटा देंगे, बाकी जो कचरा रहेगा जो पानी को ब्लॉक करता है उसको हटा देंगे, उसको कहते हैं डीसिल्टिंग, जो डिकम्पोज नहीं होता, जैसे कि प्लास्टिक्स हो गए, दूसरी चीजों को उन्हें निकाल कर हटा लिया जाता है ताकि नाला क्लियर हो जाए और सीधे आराम से पानी पहुंच जाए जहां पे मुझे कलेक्ट करना है। अब हम लोगों ने एस्टेब्लिश कर लिया कि जो गंदा पानी है, मल पानी है, उसको मैंने एक जगह कलेक्ट कर लिया, अब इसको मुझे ट्रीट करना है, अब इसकी जो ट्रीटमेंट होती है ये किस तरह से होती है, देखिए इसकी ट्रीटमेंट में हम लोग अलग अलग स्टेप्स फॉलो करते हैं। इन जनरल हम लोग फॉलो करते हैं 2 तरह की ट्रीटमेंट, एक होती है प्राइमरी ट्रीटमेंट, नाम से पता चल रहा है, जो बड़ी गंदगी रहेगी उसको हम लोग हटा लेंगे, बड़ी गंदगी को हटा लेंगे, जैसे कि अंदर कोई पेपर है, कूड़ा है, कचरा है, या फिर आपके पत्थर है, रेत है, मिट्टी है, इन सभी चीजों को हम लोग हटा लेंगे। उसके बाद हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, जो पानी के अंदर डिसॉल्व्ड गंदगी है, जो पानी के अंदर घुली हुई गंदगी है, उसको हटाएंगे। अब करते क्या है एग्जैक्टली, देखिए पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, और दूसरे स्टेप में हम लोग ग्रिट चेंबर से मूव करते हैं। अब पहले चेंबर में क्या होगा भैया, इस तरह का एक फिल्टर लगा रहेगा, देखिए पानी आ रहा है, इस तरह के बड़े बड़े फिल्टर लगेगा, फिल्टर। अब आपने देखा होगा जब आप चाय पी रहे हो, चाय को छानने के लिए क्या करते हो, चाय को छानने के लिए छन्नी लेते हो, ये बहुत बड़ी छन्नी है, यहाँ पे चाय नहीं छान रहे हो, गंदा पानी छान रहे हो। अब गंदे पानी में से आपने देखा होगा यहाँ पे बड़ी बड़ी जो गंदगी है, राइट, प्लास्टिक, पेपर, डाइपर्स वगैरह वगैरह, नैपकिन, ये जो सारी चीजें ये हट जाएंगी, यानी कि बड़ी गंदगी क्लियर, पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या होगा, कुछ इस तरह की ग्रिट और सैंड रिमूवल के लिए हम लोग मूव करेंगे, यानी कि इसमें से जो बड़े बड़े पत्थर हैं, जो रेत है, जो मिट्टी है, इसको रिमूव करने के लिए हम लोग ग्रिट एंड सैंड रिमूवर से मूव करते हैं। यहाँ पे एक ग्रिट चेंबर होता है, इस यहाँ पे पानी केवल आएगा, जो यहाँ से फिल्टर आउट हुआ पानी है स्क्रीन से, वो यहाँ पे आएगा, इस पानी को थोड़ी देर वहीं पे स्टोर किया जाएगा। अब स्टोर करने के बाद जो भी हैवी चीजें हैं वो नीचे बाहर आ जाएंगी। अभी जो बाहर आ जाएंगी इसको फिल्टर आउट कर देंगे। उसके बाद हम लोग
इसको भेजेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग भेजते हैं क्लैरिफायर, क्लैरिफायर से सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। अब ये क्लैरिफायर क्या होता है, देखिए क्लैरिफायर, यहाँ पे पानी को हम लोग एक बहुत बड़े टैंक में बस होल्ड कर देते हैं, ठीक है, पानी को एक जगह सेटल होने के लिए वेट करते हैं। अब आपने देखा प्राइमरी ट्रीटमेंट में पहले फिल्टरिंग, सेकंड में रेत हटा ली, पत्थर हटा लिए, अब तीसरी जगह में यहाँ पे इसको बस रख दिया गया वहां पे, राइट, कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए बस वहीं पे रख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी हैवी चीजें हैं, पत्थर मिट्टी तो आपने हटा लिया, लेकिन दूसरी भी बहुत सारी हैवी चीजें होती है पानी में, उसको अगर आप समय दे दो तो धीरे धीरे सेटल हो जाएगी नीचे। जैसे कि गंदगी होती है, जैसे कि फीसिस हो गया, एक्सक्रीटा हो गया, ये चीजें हो गई, इसको हम लोग कहते हैं स्लज, और इस स्लज को हम लोग सेटल होने के लिए छोड़ देते हैं, स्लज नीचे सेटल हो जाती है। और ये सेटल जो होती है स्लज, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ना, क्योंकि नीचे गंदगी है, तो यहाँ पे एन एरोबिक बैक्टीरिया, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, आपको ध्यान रखना है, एन एरोबिक बैक्टीरिया इसके ऊपर एक्ट करते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे इसको धीरे धीरे डिकम्पोज करते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसको भेजते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि प्राइमरी क्लैरिफायर के बाद हम लोग इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, इस पानी में हम लोग हवा छोड़ेंगे, यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ पे कर देंगे। एयर इज पंप्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर। अब ये यहाँ पे जैसे मैंने हवा दे दिया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपकी जो एरोबिक बैक्टीरिया रहेगा, एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब ये एरोबिक बैक्टीरिया धीरे धीरे चीजों को डिकम्पोज करेंगे, एरेटर से जब इसको मूव करेंगे, उसके बाद इवेंचुअली सेकेंडरी क्लैरिफायर के बाद हम लोग कोई डिसइंफेक्टेंट जैसे कि हम लोग क्लोरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ओजोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओजोन गैस का, क्लोरीन गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग पानी को और भी क्लियर कर सकते हैं, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। और डिसइंफेक्ट होने के बाद धीरे धीरे से हम लोग पानी को डिस्चार्ज कर देंगे। अब डिस्चार्ज कहाँ करेंगे, डिस्चार्ज आप किसी सी में कर सकते हो, समंदर में कर सकते हो, आप रिवर में कर सकते हो, आप उसको ग्राउंड पे छोड़ सकते हो डायरेक्टली, ताकि अंदर सीप इन हो जाए, सारे केमिकल्स हट गए, या फिर आप इस पानी को रीयूज भी कर सकते हो, स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए या फिर किसी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए रीयूज कर सकते हो। अब इसको अभी तक आप पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे, यू डू नॉट यूज इट फॉर ड्रिंकिंग। क्यों? क्योंकि अभी तक ये ड्रिंकिंग वाटर लेवल पे नहीं आया है, ये बस हम लोगों ने इसमें से गंदगी हटा दी है ताकि ये एनवायरनमेंट को हानि ना कर दे, पोल्यूशन ना कर दे, इसलिए हम लोगों ने इसको ट्रीट किया हुआ है, ठीक है, क्लियर। तो हम लोग सीवेज को, यानी कि मल पानी को कैसे ट्रीट करते हैं, होपफुली आई होप कि सभी को क्लियर हो चुका है। अब जो भी मैंने चीजें आपको बताई, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी क्लैरिफायर, सेकेंडरी क्लैरिफायर, एरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, बैक्टीरिया जो डिकम्पोजिशन करेगा, वो सब ऑटोमेटिकली हो जाता है हमारे एनवायरनमेंट में, ऑटोमेटिकली होता है। जैसे अगर आप पानी को अगर आप रिवर में डाल दो डायरेक्टली, तो रिवर में भी यही होता है, रिवर में भी यही होता है, रिवर में समय लग जाता है, रिवर में भी यही होता है, गंदगी नीचे सेटल हो जाएगी, धीरे धीरे से डिकम्पोज होगी। लेकिन हम लोगों को ट्रीटमेंट की क्यों जरूरत पड़ रही है, ट्रीटमेंट की क्यों जरूरत पड़ रही है? देखिए, किसी भी चीज के लिए आप जानते हो कि मदर अर्थ की ऑलरेडी एक रीजनरेशन कैपेसिटी है, अर्थ की रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। जिस प्रकार से आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस प्रकार से आपकी प्रॉब्लम्स यहाँ पे बढ़ रही है, अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी या फिर अर्थ की रीजनरेशन कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो रही है। यानी कि अगर रिवर खुद को क्लीन कर सकता है एक हद तक, लेकिन आप इतना ज्यादा कूड़ा कचरा अंदर भर रहे हो, इतना ज्यादा गंदा पानी रिवर में डाल रहे हो, तो वो खुद को रिपेयर नहीं कर सकता है, इसीलिए हमें वाटर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ रही है। इसके अलावा छोटा सा इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि सजेस्ट किया जाता है कि यूकेलिप्टस प्लांट आपने देखा होगा, यूकेलिप्टस को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब नीलगिरी प्लांट भी कहते हैं यूकेलिप्टस प्लांट को, उसके अंदर से तेल निकलता है, एक एक्सोटिक ऑयल निकलता है यूकेलिप्टस प्लांट को अगर आप वेस्ट वाटर जहां पे आप रिलीज कर रहे हो उसके अगल बगल में आप वहां पे प्लांटेशन करें, तो ये कहा जाता है यूकेलिप्टस प्लांट इट अब्सॉर्ब्स सरप्लस वेस्ट वाटर को अब्सॉर्ब कर लेगा और ट्रांसपिरेशन के थ्रू अच्छा वाटर रिलीज करेगा एटमॉस्फेयर में, ये कहा जाता है। लेकिन
यूकेलिप्टस का एक और प्रॉब्लम भी है, ध्यान रखना है कि यूकेलिप्टस इंडियन वेरिएंट यूकेलिप्टस आपको ज्यादा मिलेगा नहीं, क्योंकि बाहर वाला वेरिएंट इंडिया में आ चुका है और वो एक एग्जॉटिक वेरिएंट बन चुका है। इसके अलावा जहां पे भी इसको लगाया जाता है वहां पे ग्राउंड वाटर लेवल धीरे धीरे डाउन होता रहता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पानी खींच भी लेता है। ये भी एक प्रॉब्लम है, इसको ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा यूकेलिप्टस के बारे में पढ़ लेना है, क्योंकि यूकेलिप्टस वेस्ट वाटर को आसानी से अब्जॉर्ब कर लेगा और अच्छा पानी एनवायरनमेंट में ला सकता है, लेकिन इसके कुछ इश्यूज भी हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं ये करूंगा नहीं, समझ लो कि सर मैंने सुबह सुबह उठा, ब्रश किया, नहा लिया, राइट, कपड़े धोए, बर्तन धोए, सब कुछ किया, और इस पानी को मुझे ट्रीट नहीं करना है, मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा कहीं, चले जाने दो, क्या हो रहा है, क्या होगा, बीमारियां होंगी। अगर आप इस पानी को ट्रीट नहीं करोगे, अगर ओपन डिफिकेशन हो रहा है, अगर बहुत सारा गंदगी है आपके पानी में, तो आपको ग्राउंड वाटर बेस्ड अलग अलग डिसीजेस हो सकती हैं। अलग अलग डिसीजेस जैसे कि टाइफॉइड की बात की थी हम लोगों ने, कॉलेरा की बात की, टाइफॉइड की बात की, हेपेटाइटिस की बात की, पोलियो की बात की, डिसेंट्री यानी कि पेट खराब होना, ये सारी बीमारी आपको हो जाती है। और इसीलिए आपने ये भी देखा होगा कि नॉर्मली अपने अपने घरों में वगैरह देखा होगा कि जब भी आप एक WC बनाते हैं, यानी कि लेट्रिन बनाते हैं, तो उसके नीचे एक डाइजेस्टर भी बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑलरेडी होके थोड़ा सा डिसेंट पानी ही नाली में उतरे। इसीलिए आपने देखा होगा कि ऑन साइट सुवेज डिस्पोजल सिस्टम्स भी होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक जो होता है, घरों में सेप्टिक टैंक होता है, ये क्यों होता है कि पानी के साथ ऑलरेडी जो वेस्ट मटेरियल है वो सेप्टिक टैंक में सेटल हो जाएगा, सेप्टिक टैंक में धीरे धीरे से डिकम्पोजिशन हो जाएगी, डिकम्पोजिशन होने के बाद पानी आपके नाले में निकल जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा सेप्टिक टैंक कई बार जब फिल हो जाता है उसको फिर से डिग आउट करके क्लीन करना पड़ता है ना, अगर डिकम्पोजिशन रेट फास्ट नहीं है तो। इसके अलावा आपने देखा होगा केमिकल टॉयलेट्स या फिर कंपोस्टिंग पिट्स, जहां पे आप गंदगी को सॉइल के साथ मिला दोगे और उसके ऊपर एक दूसरी सॉइल की लेयर पैक कर दोगे, तो धीरे धीरे से अंदर से कंपोस्ट बन जाता है। तो कुछ ऑन साइट डिस्पोजल मेथड्स भी हम लोग प्रमोट करते हैं सुवेज डिस्पोजल के लिए, ताकि अल्टीमेटली सुवेज ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए, ठीक है। ये आपको नोट करना है। और कई बार हम लोगों ने देखा है कि लोकल गाँव में वगैरह सुवेज ट्रीटमेंट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, जैसे वेस्ट वाटर जो जा रहा है या फिर ह्यूमन एक्सक्रीटा है, गोबर है, तो इन सबको कहाँ डालेंगे, एक बायोगैस डाइजेस्टर में डाल देंगे। तो बायोगैस डाइजेस्टर से बायोगैस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट जो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताई थी ना, उस ट्रीटमेंट में भी आप जैसे यहाँ पे आप बायोगैस वगैरह निकाल सकते हो आराम से इन दी ग्रिड चेम्बर, इन दिस प्राइमरी क्लैरिफायर, यहाँ से आप बायोगैस वगैरह इस्तेमाल भी कर सकते हो। दैट कैन ऑल्सो बी डन, ठीक है, राइट। सो ध्यान रखना इन सभी चीजों का। इसके अलावा प्लीज याद रखिएगा, पानी हमारी लाइफलाइन है और आप सभी की जिम्मेदारी बनती है, मेरी, आपकी, एवरीबडी हु इज वाचिंग दिस, छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, एनीबडी, सभी की जिम्मेदारी बनती है कि एक एक्टिव सिटीजन बने। सबसे पहले जो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भैया मदर अर्थ हैज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड्स, कि जिसको जितना जरूरत है वो जरूरत हमारे धरती माँ में ऑलरेडी है, लेकिन किसी के ग्रीड के लिए नहीं है। सो डू नॉट बी ग्रीडी। इनफैक्ट महात्मा गांधी ने क्या किया, नो वन नीड टू वेट फॉर एनीवन एल्स टू अडॉप्ट ह्यूमेन एंड एनलाइटेंड कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि किसी की वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप कुछ परिवर्तन कर सकते हो तो जल्द से जल्द आप परिवर्तन कीजिएगा। अब किस तरह का परिवर्तन आप कर सकते हो, सिंपल चीजें करनी है लाइफ में। पानी का कम इस्तेमाल करें, जहां पे जरूरत है वहां पे जरूर इस्तेमाल करें। जैसे अगर शेविंग कर रहे हैं तो जरूरत नहीं कि आप टैप खुला रखें, अगर ब्रश कर रहे हैं जरूरत नहीं कि आप अपना टैप खुला रखें, या फिर अगर किचन में है, किचन में जो आपका गंदगी है, सॉलिड वेस्ट बना हुआ है, तो सेग्रीगेट करें, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट। इंश्योर करें कि आपका ड्राई वेस्ट नाले में ना चला जाए, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। वेट वेस्ट प्रॉपर कंपोस्टिंग के लिए भेज दें, राइट। ये सभी चीजें करेंगे, अगर हम लोग एक्टिव नागरिक बनेंगे तो बहुत हद तक प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सकती है। तो इंश्योर करें कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को या फिर जितनी आपकी नीड है उतना इस्तेमाल करें, एक्सेस पानी बर्बाद ना करें, पानी को बचाने की जरूर कोशिश करें। और इसीलिए सरकार की भी मुहिम लगी हुई है, स्वच्छ भारत अभियान, आपने सुना होगा जरूर, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को
महात्मा गांधी जयंती 2014 को शुरुआत हुई थी। बहुत ही स्टिफ टारगेट लगाए थे कि 2019 तक भारत ओपन डिफिकेशन फ्री बन जाएगा, लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं। इनफैक्ट अभी मैं कहूंगा, देखिए ऑलमोस्ट 8 साल होने को हो गए, 8 ईयर्स के आसपास, राइट, 8 ईयर्स, लिटिल मोर देन 8 ईयर्स हो चुका है अभी, है ना। लेकिन स्टिल स्वच्छ भारत अभियान अभी भी चल रहा है। स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छ भारत अभियान रूरल, स्वच्छ भारत अभियान अर्बन चल रहा है। बहुत सारी इंप्रूवमेंट हुई है, जैसे ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया बनाने के लिए कई सारे टॉयलेट्स बनाए गए। अगर आप गांव में देखोगे, गांव में टॉयलेट बनाने के लिए, लेटरिन बनाने के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी आपको मिलेगी। बायोगैस प्लांट्स, बायोगैस डाइजेस्टर्स बनाने के लिए आपको सब्सिडी मिलेगी, सरकार की तरफ से स्टेप्स चल रहे हैं। इसके अलावा मैनुअल स्कैवेंजिंग को स्टॉप कर दें, मैनुअल स्कैवेंजिंग को स्टॉप कर दें, जैसे कि मशीनरी, जैसे आपने देखा मैनहोल, उस मैनहोल में कोई उतरेगा नहीं, मशीन से सारी चीजें क्लीन होंगी। इन सभी चीजों के ऊपर फोकस आ रहा है। साथ ही साथ साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्टेप्स बढ़ाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान आया था और अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो टारगेट्स अभी भी अचीव करने हैं। जब तक हम लोग ये सारी चीजें अचीव नहीं कर लेते, तब तक स्वच्छ भारत ट्रूली नहीं बन सकते हैं। और स्वच्छ भारत बनाने में सरकार का तो रोल है ही है, लेकिन मैं कहूंगा सरकार के साथ ही साथ सभी का रोल है, आपका, मेरा, एनजीओस का, ऑर्गेनाइजेशंस का, ऑफिसर्स का, स्कूल्स का, कॉलेजेस का, इंस्टीट्यूशंस का, एवरीबडी हैज अ रोल टू प्ले। सो बिकम an active citizen and do play your role in creating a Swachh Bharat, right? So that is the completion of today's class। और इससे हम लोग 7th की NCERT भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगले सेशन में हम लोग 8th की डिस्कशन करेंगे। लेकिन जाने से पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, अगर आपका कोई मैसेज है, फीडबैक है, कंप्लेंट है, एनीथिंग, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन दिस पर्टिकुलर ID @RahulSai222। I am normally active on Instagram on Saturdays and Sundays। तो सैटरडे संडे को मैं रिप्लाई जरूर करता हूं, तो डू मैसेज मी, विल गेट अ रिप्लाई, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अगेन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।